गर्मियों में बेल का शरबत सिर्फ ठंडक नहीं देता, बल्कि ये शरीर को गर्मी, डिहाइड्रेशन और साथ ही साथ पेट की गड़बड़ी से बचाने में भी मदद करता है। और बेल में फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम, विटामिन सी जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो आपके इम्यूनिटी को, साथ ही आपके रिकवरी को बेहतर बनाते हैं और गट हेल्थ के लिए तो बेहतरीन है। अमित, पेट के लिए बेल तो सदियों से ही रामबाण है। डिसेंट्री हो, क्रैम्प्स हो, गैस हो या फिर आईबीएस की ही परेशानी क्यों ना हो, ये हर एक परेशानी में संजीवनी का काम करता है। अब ईशा, ये पेट तो ठीक है, लेकिन ये आईबीएस क्या है जिसको लेकर आजकल लोग बहुत परेशान होते हैं? अब अमित और ईशा इस बेल के शरबत का स्वाद लेके जब तक स्टूडियो में आए तब तक मैं आपको आईबीएस की परेशानी समझा देती हूँ। दरअसल ये कोई साधारण पेट दर्द नहीं है, आंतों के काम करने की गड़बड़ी है। यानी कि मीनाक्षी, मतलब इसका ये है कि आंतों की बनावट खराब नहीं होती है, लेकिन उनका जो काम है वो बिगड़ जाता है, ये कह रही हैं आप? बिल्कुल ठीक। आईबीएस यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसमें पेट दर्द, मरोड़, गैस, ब्लोटिंग, कभी डिसेंट्री, कभी कॉन्स्टिपेशन और पेट पूरा साफ ना होने जैसा एहसास लंबे समय तक बना रहता है। और इसकी जड़ सिर्फ खाने में नहीं होती है, बल्कि तनाव से, नींद की कमी से, एंजाइटी और ब्रेन गट कनेक्शन भी आंतों की जो चाल है वो बिगाड़ देता है। बात बिल्कुल ठीक है। कई बार फूड पॉइजनिंग या पेट के इन्फेक्शन के बाद आंतें ज्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं, गट बैक्टीरिया का बैलेंस बिगड़ता है और फिर आंतों की मसल्स कभी बहुत तेज चलती है तो दस्त तो होते हैं, कभी बहुत धीमी तो कब्ज, यानी कि आईबीएस में आंतें मामूली बात पर भी ज्यादा रिएक्ट करने लगती है। थोड़ी सी गैस भी ज्यादा दर्द और ब्लोटिंग महसूस करा सकती है। चलिए, हम भी स्टूडियो पहुंच गए मीनाक्षी। हमने बहुत ज्यादा आपको मिस भी किया कि हम लोगों ने बेल का शरबत तो पिया, लेकिन अकेले ले लिया, मैं भी बनाऊंगी, अकेले पी जाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए जो हम बता रहे हैं आपको, बेल शरबत आईबीएस में खास माना जाता है। इसका जो पेक्टिन और टेनिन लूज मोशन को कंट्रोल करने में काफी मदद करता है। वाह, क्या भारी भरकम शब्द है। बिल्कुल अमित, गैस, क्रैम्प और बार बार टॉयलेट जाने की बेचैनी में भी ये राहत दे सकता है, लेकिन सही मात्रा और सही तरीका जरूरी है। बात बिल्कुल ठीक है। बेल गर्मी का देसी कवच है, लेकिन आईबीएस जैसी परेशानी में सिर्फ एक शरबत काफी नहीं है। साथ में सही खान-पान, रोजाना योगाभ्यास, प्राणायाम और आयुर्वेदिक उपाय भी तो जरूरी हैं। और यही पूरा तरीका आज योग गुरु स्वामी रामदेव से हम जानेंगे कि आंतें शांत कैसे करें, पाचन को फिर से पटरी पर कैसे लौटाएं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम स्वामी जी। आवाज ही नहीं आ रही। कोई बात नहीं स्वामी जी, आवाज कनेक्ट हो जाएगी। रोज आप हमें बेल दिखा रहे थे तो अमित ने, ईशा ने सोचा क्यों ना बेल का शरबत वो खुद ही बनाकर इसका सेवन कर ले। लेकिन ये आईबीएस के रोगियों के लिए कैसे एक रामबाण साबित होता है? गर्मी में बेल पाचन और आंतों के लिए इतना फायदेमंद क्यों माना जाता है? वाले कोशिश तो कर रहे हैं, कर लो भाई, उठाओ जी, कनेक्ट करो। कोशिश लगता है कामयाब हो गई। लेकिन मीनाक्षी, बेल शरबत आपने कोई बचपन में पिया? मैंने बचपन में पिया मैंने है। हर शरबत बनाया और पिया है। अच्छा, ये जबरदस्त है। तो आप तो मतलब एक्सपर्ट हैं इस मामले में। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, कनेक्शन टूटा था लेकिन काम यहाँ पर भी जारी था। आज बेल का शरबत अमित ने और ईशा ने बनाकर पिया है। ये आंतों के लिए इतना फायदेमंद क्यों है कि आप भी हर दिन बेल को दिखा रहे हैं, बेल खा रहे हैं, बेल का शरबत पीने की सलाह दे रहे हैं? और किस तरह से पीना, सही समय कौन सा है? सारी बातें मैंने एक साथ ही पूछ ली स्वामी जी, अब आप बताएं। ये एकदम ठीक कहा आपने। बेल जो है, जो पिएगा उसकी बल्ले बल्ले रहेगी। भगवान शिव का प्रिय है बिल्व पत्र और ये बेल का फल। और गर्मियों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है पेचिस की, आंव की, दस्त की, उल्टी की, पाचन तंत्र की गड़बड़ी की। कहीं पर भी जरा सा पानी में ऊंचा नीचा हुआ, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस क्योंकि इस मौसम में बहुत तेजी से बढ़ते हैं और उसका सबसे सटीक उपाय, रामबाण उपाय है बेल। और बेल को खाने का एक तो तरीका यह है कि आप ऐसी ही जो ये बेल है इसको जो है, अब ये बेल भी अच्छी वाली होनी चाहिए,
कई बार बेल भी खराब निकल जाती है, उसको ना खाएं, तो अच्छी वाली बेल खाएं, अच्छी वाली बेल खाएं। बेल में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब जैसे ये दोनों बेल तोड़ी आज हमने, लेकिन ये दोनों ही गड़बड़ निकल गई, तो ऐसे खराब बेल मत खाना, एक तो ये भी बता रहे हैं। तो खराब बेल का चूर्ण भी नहीं खाना चाहिए, खराब बेल का शरबत भी नहीं पीना चाहिए। तो बेल जो है ऊपर से काली होती है, तो अंदर से उसमें गड़बड़ी होने की संभावना होती है। तो साफ सुथरी बेल खाएं। बेल का शरबत बनाते समय चीनी न डालें उसके अंदर थोड़ा सा हनी, खजूर, मुनक्का, अंजीर आदि का पेस्ट मिला सकते हैं। और ये आंव के लिए, संग्रहणी के लिए, पाचन तंत्र के लिए अप्रतिम और अत्यंत शक्तिशाली है। बेल का जो पत्र होता है वो ब्लड प्रेशर के लिए, शुगर के लिए और वो भी पित्त की बीमारियों के लिए अप्रतिम औषधि है। तो बेल कच्ची भी खा सकते हैं, बेल का शरबत भी ले सकते हैं। और ये जो बेल है इसको ऐसे ही पानी में डाल करके और हनी साथ में उपयोग में ला सकते हैं। ये जो चीनी की जगह हनी का प्रयोग करना है बस। हाँ, तो ये आंव संग्रहणी के लिए वैसे ये जो इसबगोल है ये भी बड़ा अच्छा है। इसबगोल जो है दही छाछ में ले लेते हैं, तो पकी हुई बेल और जो बेल का पाउडर होता है वो कच्ची बेल का बनाते हैं। कच्ची बेल को काट करके, और उसका विशेष गुण है, तो कच्ची बेल का पाउडर बनाया जाता है जिसको बिल्व चूर्ण कहते हैं, और पकी हुई बेल ऐसे ही खाई जाती है। और वो दोनों ही बिल्व चूर्ण और ये बेल पकी हुई और इसबगोल दही छाछ के साथ, उबला हुआ सेब, केला और दही छाछ, ये आंव पेचिस के लिए तो अप्रतिम है। जिनको कब्ज रहता है रात को तेज गर्म दूध में इसबगोल ले सकते हैं। तो ये मंडूकासन, योग मुद्रासन तो पेट के लिए रामबाण है, इसको भी किया करें। मंडूकासन वज्रासन में बैठ करके और पद्मासन में बैठ करके, योग मुद्रासन और पवन मुक्तासन। और रही बात अब जो है पेट की दूसरी बीमारियों की, जिनके लीवर, किडनी, आंतें कमजोर है, तो लिवोग्रिड, जिनको कब्ज है उनको अभयारिष्ट, जिनको कोलाइटिस है उनको कोटजारिष्ट, कोटा घनवटी, चित्रकादि वटी, जिनको भूख नहीं लगती उनको द्राक्षासव, जिनको गर्मी बहुत अधिक लगती है उनको चंदनासव, जिनके आंतों में सूजन रहती है उनको नरनवारिष्ट। और कांजी का तरीका हमने बताया था, साफ सुथरी तरीके से कांजी बनानी चाहिए और एक बार में 25-50 ml से ज्यादा नहीं लगनी चाहिए। पता लगा कि 10 से ही लग गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और खाने के बाद जो है थोड़ा सा, बहुत ज्यादा अति सर्वत्र वर्ज है। ये सिरका, चाहे वो जामुन का सिरका डायबिटीज वालों को, एप्पल का सिरका सबके लिए, और चुकंदर का सिरका जिनको खून की कमी उनके लिए। तो ये सिरका, आसव, अरिष्ट और छाछ में लवण भास्कर, हिंगवाष्टक, ये सब चीजें करने से ना मंडूकासन। अब स्वामी जी करना तो व्यक्ति को खुद ही पड़ेगा। अब पवन मुक्तासन ये तो होगा नहीं कि स्वामी जी योग करें और आपको उसका फायदा मिल जाए। ना ऐसा होगा कि अमित और ईशा बेल का शरबत बनाएं और आप पी लें। तो शरबत भी खुद ही बनाना पड़ेगा, योगाभ्यास भी खुद ही करना होगा, तो अपना ख्याल तो खुद ही रखना होगा। लेकिन करना कैसे है वो बताने के लिए स्वामी जी हमारे साथ हैं। तो इसलिए स्वामी जी एक और विषय आपके सामने रखती हूँ। पाचन की परेशानी, इनडाइजेशन की ये प्रॉब्लम बहुत तेजी से बढ़ रही है। रिपोर्ट्स में आंतों की बीमारी, आईबीएस, गैस, कब्ज, एसिडिटी और लीकी गट जैसी दिक्कतें करोड़ों लोगों को परेशान कर रही है। तनाव होना, गलत खान पान, कम पानी पीना, नींद की कमी और फिर माइक्रोबायोम का बिगड़ना इसकी बड़ी वजह माने जा रही है। हाजमा आखिर इतना कमजोर लोगों का क्यों हो रहा है और इसकी सुधार की शुरुआत कैसे होनी चाहिए? इसमें सिंथेटिक दवाइयाँ, सिंथेटिक फूड, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, बेवक्त खाना, ज़्यादा खाना, पूरी दिनचर्या गड्ढमड्ढ हो रखे लोगों की। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, सेतु बंधासन, पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, ये आज हम पूरा पाचन
तंत्र के लिए योग। इधर तो हमारी गौ माता देखो अलग अलग आसनों में बैठी है, ये भी पुंगनूर से लेकर के राठी, साहिवाल आदि गाय हम देसी गाय रखते हैं। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पादांगुष्ठनासा स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन, ये बहुत ही जरूरी है। और एक एक आसन 1-1, 2-2 मिनट ऐसे धीरज के साथ गाँव की भाषा में रज करके करने हैं, रम करके करने हैं। योग में पूरे खो करके समाहित तो होकर के करने हैं। तो ये सर्वांगासन, हलासन, ऐसे एक आसन जो 1-2 मिनट लगातार करेंगे ना तो खुद अनुभव में आएगा, अरे इससे तो पूरा जीवन ही बदल गया। और ऐसे फिर ये मरकट आसन, ये रिलैक्स होने के लिए बहुत जरूरी है। तो एक कारण खान पान दिनचर्या में गड़बड़ी, दूसरा कारण योग पूरा नहीं करते, योग विमुख, राम विमुख राम सुख पावन पुण्य। तो योग विमुखता, राम विमुखता, सुबह उठने में प्रमाद, योग करने में प्रमाद, खाने पीने में, आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, व्यापार में, स्वभाव में, संबंधों में, आचरण में प्रमाद, और हर समय कंफ्यूजन सा बना रहता है। तो आज से थोड़ा चेंज ये करें, सुबह उठ करके जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ आदि का पानी पिए, विटग्रास पिए, एलोवेरा पिए। सुबह उठ करके जन्नेति सूत्रनेति करें, जन्नेति सूत्रनेति, दंड धोती, कुंजर, फिर ये बस्ती आदि, वस्त्र धोती, दंड धोती, ये सब हम इसलिए बताते हैं कि ये शुद्धिकरण के लिए सुबह उठ करके खाली टॉयलेट जाना, लघु शंका और शौच आदि से सामान्य शुद्धि होती है। पंचकर्म षटकर्म से डीप क्लीनिंग, अंदर से आंतरिक शुद्धिकरण होता, पूर्ण शुद्धिकरण होता है। ये पतंजलि विश्वविद्यालय के हमारे योगाचार्य, ये जो है पूरा शुद्धिकरण कैसे होता है वो सारी क्रियाओं का यहाँ पर मात्र प्रदर्शन ही नहीं करते, ये तो पूरा जीवन दर्शन है, योग दर्शन है। ये हमारे जीवन की सही पद्धति। तो एक तो ये अभ्यास, मंडूकासन से लेकर के योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, मुखासन, बीच में आज पावर योग भी कराएंगे। और जब पाचन तंत्र गड्ढमड्ढ हो जाता है तो ओबेसिटी भी बढ़ती है, इसलिए अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिक आसन भी सिंबॉलिक रूप से अभी हम कर रहे हैं। जिनको ये प्रॉब्लम है थोड़ा सा लंबा कर लेना, शेष प्राणायाम करो, सूक्ष्म व्यायाम करो। और जरा एक स्वामी जी विषय लेकर कि पाचन तंत्र गड़बड़ होगा, फिर हम भी पाँव ऊपर सर नीचे कर देंगे, गड़बड़ होगी, मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, सारी बीमारियां आएंगी। स्वामी जी, आईबीएस यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को फंक्शनल डिजीज कहा जाता है। इसमें आंतों की बनावट खराब तो दिखाई नहीं देती, लेकिन उनका काम करने का तरीका बहुत बदल जाता है और बिगड़ जाता है। कभी पेट में दर्द होना, अचानक से गैस होने लगना, कभी दस्त की परेशानी तो कभी कब्ज, पेट ठीक से खाली ना हो पाने का एहसास हमेशा बना रहता है। लेकिन ये तमाम बातें लोग कैसे समझें कि उन्हें होने वाली परेशानी कोई नॉर्मल गैस कब्ज नहीं बल्कि आईबीएस की शुरुआत हो सकती है। तो ये आईबीएस का सबसे पहला, प्रथम और सामान्य लक्षण है, पेट में मरोड़ा होता है। मरोड़ा होकर के और फिर जब शौच जाते हैं तो उसमें चिकना चिकना पदार्थ भी निकलता है। और खाने के तुरंत बाद, ये बहुत लोगों की समस्या है, खाने के तुरंत बाद टॉयलेट जाना पड़ता है, ये हालात बन जाती है। और किसी किसी की तो हालात ये होती है स्टीरॉयड तक लेना पड़ता है 10-10, 20-20 बार। और मेरे पास तो ऐसे ऐसे लोग भी आए, हर आधा घंटे में बस थोड़ा थोड़ा मन निकलता है और उसमें भी मरोड़ा भयंकर होता है, आँव निकलता है उसमें, जैसे पूरा पस जैसा निकलता है पेट से, यह हालात हो जाती है।
इसलिए इसकी पहचान तो बहुत इजी है। पेट में मरोड़ा होने लगे, बार बार दस्त जाना पड़े, खाने के बाद तुरंत जाना पड़े, शरीर में कमजोरी आ जाए, खाया पिया शरीर में लगे नहीं, ये इसका सामान्य लक्षण है। और आंतों में तो फिर सूजन देखो ओबियसली आती है और फिर गैस भी बनती है। ये छोटी दूधी बड़ी दूधी, ये जो दूधी घास है ना, ये भी इसकी बहुत बड़ी औषध है। ये छोटी दूधी है, ऐसी एक बड़ी दूधी होती है, उसमें दूध से निकलता है और इसको पीस करके थोड़ा मिश्री मिला के थोड़ा सौंफ मिला करके उसका पानी पिला देते हैं। ये जीरा धनिया मेथी सौंफ का पानी तो जनरल हेल्थ के लिए, हरड़ बहेड़ा आंवले का भी पानी जनरल हेल्थ के लिए, आंवला एलोवेरा गिलोय आदि ये जनरल हेल्थ के लिए हम बताते ही हैं। लेकिन आँव के लिए विशेष रूप से खाली पेट फिर कोलोग्रिट और खाने के बाद कुटजारिस्ट और कुटज घनवटी 2-2 या 4-4 गोली दे देते हैं। और चित्रकादी वटी तो ऐसी मुंह में 2-2 डाल के चूस लेते हैं, पाचन भी अच्छा हो जाता है। तो आंतों की कमजोरी कुल मिलाकर के यही है आँव की बीमारी। और इस आंतों की कमजोरी से आंतों पर सूजन आना, बार बार टॉयलेट जाना और पूरी जीवनीय शक्ति फिर जो है हमारी नष्ट हो जाती है, ये हालात बनती है। और इससे हमें बचना है, ये ध्यान रखना है। खैर, तो लक्षणों का तो पता लग ही जाता है, शरीर तो इंडिकेशन दे ही देता है, पूरी बॉडी सिग्नलिंग दे देती है कि कॉन्स्टिपेशन है कि कोलाइटिस है, बीपी बढ़ा हुआ है कि शुगर बढ़ा हुआ है, थायराइड बढ़ा हुआ है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जो भी बढ़ा हुआ है शरीर के अंदर, वात पित्त कफ दोष बढ़े हुए तन और मन के रोग विकारों का सिग्नल मिल जाता है। बस सिग्नल मिलते ही इन बीमारियों की जो का इनकमिंग रूट है उसका आउटगोइंग रूट हम तय कर ले ना जी। तो इनकमिंग है तो सारी समस्या दूर। अलग अलग प्रकार के ये शरीर के अंदर लक्षणों का उभरना। जी मेरे भाई अमित जी। अब स्वामी जी उसके लिए तो सर्विलेंस जो आप बता रहे हैं ना, सर्विलेंस सिस्टम आपने सारे एक्टिवेट कर दिए लोगों के, जब से आपने हमारे साथ जुड़ के करोड़ों लोगों को योग के साथ जोड़ा है। और स्वामी जी जैसा आप बता रहे थे आईबीएस के बारे में, तो बहुत से लोगों को बार बार ये टॉयलेट जाने का मन करता है, पेट में क्रैम्प होता है, ये भी आपने बताया, गैस और ब्लोटिंग भी होती है, तो कई बार बाहर निकलने में भी डर लगता है कि रास्ते में परेशानी ना हो जाए। तो ऐसे में स्वामी जी लोगों के लिए सुबह उठने से लेकर रात तक की कैसी एक दिनचर्या होनी चाहिए, कौन सा योगासन करे, कौन सा खान पान करे, या फिर किस तरह के खाने पीने से दूर रहें, कोई घरेलू उपाय भी स्वामी जी है? एकदम ठीक बताया कि क्या करें, पता तो लग गया, सिग्नल भी आ गया, संकेत मिल गए। अब करें ऐसा कि एक तो सुबह उठ करके, जिनको बहुत ज़्यादा कोलाइटिस की प्रॉब्लम, उनको खाली पेट एक्सरसाइज भी नहीं करनी, उनको 1-2 मुनक्का, ज़्यादा मुनक्का भी उनको दस्त लगा देता है। एक अंजीर तो 2 भी नहीं खानी, 1 अंजीर और 2-3 मुनक्का और अनार खाली पेट खा ले, चबा चबा करके उसको पेस्ट सा बन जाएगा उसका दाना। सॉफ्ट वाला दाने वाला अनार मिलता है आजकल, तो हार्ड वाला तो थोड़ा बहुत ही बच गया, लोगों ने काट लिया, सॉफ्ट वाला ये चलता है बाजार। तो अनार का प्रयोग करें सुबह सुबह, और नाश्ते में और खाने में भी 3 चीज़ें बंद कर दें, घी, दूध और मीठा। मीठे में खाली मुनक्का अंजीर थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं, मीठा अंजीर या खजूर, वो भी 1 से ज़्यादा खजूर नहीं, 1 से ज़्यादा अंजीर नहीं, और 2-3-5 से अधिक मुनक्का, किशमिश आदि भी नहीं, ये ध्यान रखना। अच्छा, और नाश्ते में सुबह सुबह जैसे मैंने कहा, अनार और दही सर्वोत्तम रेसिपी है कोलाइटिस के लिए, अनार और दही का प्रयोग करें। और हाँ, एक बात और बता देते हैं, अनार और दही के अलावा अब भूख बहुत लगती है तो फिर सत्तू पी सकते हैं, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में न डालें, ज़्यादा प्याज भी दस्तावर हो जाता है, थोड़ी मात्रा में प्याज का प्रयोग कर सकते हैं, ये बड़ा अच्छा है, थोड़ी सी प्याज का प्रयोग।
और चने का सत्तू, उससे एनर्जी भी पूरी रहेगी, प्रोटीन भी पूरा मिल जाएगा, मिनरल्स, विटामिन, न्यूट्रिशंस भी पूरे मिल जाएंगे और दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो जो है, ये तो हो गया नाश्ता। नाश्ते में फिर खिचड़ी और दही भी ले सकते हैं, खिचड़ी और दही, और दलिया। दलिया सबसे अच्छा है, जौ का दलिया। जौ का दलिया छाछ और पानी दोनों में मिला करके बनाते हैं और बाद में छाछ के साथ ही उसको ले लेते हैं। तो इसको राजस्थान की भाषा में राबड़ी बोलते हैं। खाने में जैसे मैंने कहा, मीठा, घी और दूध का उपयोग नहीं करना, तो फिर क्या करना, सामान्य रूप से लौकी, तोरी, परवल आदि की सब्जियां, हरी सब्जियां, गाजर आदि की सब्जी, और शाम के समय भी ज़्यादा भारी नहीं खाना। तो इस प्रकार से एक व्यवस्था बनाई कि एक तो अनार अपने आहार में जरूर लें, खाने के पहले भी थोड़ा अनार ले लें, खाने के पहले 1 घंटा 2 घंटा पहले कोलोग्रीन, और खाने के तुरंत बाद फिर जो है, तुरंत बाद या 10-15 मिनट बाद कुटजारिस्ट और कुटद घनवटी ले लें। बीच बीच में थोड़ा ये चित्रकादि वटी चूस लें, उससे हाजमा एकदम अच्छा रहेगा। कभी मीठा खाने की इच्छा हुई तो अच्छा, एक तो मेहनत, कुछ लोग ना अरे बोले आँव की बीमारी, अब तो एक्सरसाइज नहीं कर सकते, नहीं, उनको तेजी से चलना भी चाहिए और तेजी से दौड़ना नहीं चाहिए, उनको मध्यम गति से फिर दौड़ना चाहिए, रनिंग करनी चाहिए। और फिर उनको एक ये कम से कम, जैसे एक तो ये बैठक 10-20 बार से ऐसे शुरू करें, और फिर एक ये कम से कम भुजंगासन या साधारण। वैसे तो हम तो हनुमान दंड और पावर योग तो रोज ही करवा देते, ये जरूरी है। ऐसे भी बस वो इतनी तेजी से ना करें, ये वाला ना करें, ऐसे ऐसे ना करें, लेकिन वो ये तो करें कम से कम भुजंगासन, हाँ ऐसे, ये और ये मेहनत पूरी करनी चाहिए। तो वर्कआउट में उनके लिए बेस्ट है भुजंगासन। 100 बार भुजंगासन कर ले, बाइसेप, ट्राइसेप, पेट, पीठ, पूरी शरीर का स्ट्रक्चर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एलिवेशन, इंटीरियर, वो दोनों अच्छे हो जाएंगे। तो ये ऐसे इस तरह से। अब स्वामी जी आप इतने सारे विकल्प बताते हैं, भुजंगासन पूरा करना चाहिए। हनुमान दंड ना सही तो साधारण दंड कर ले, दंड ना सही तो बैठक कर ले, बैठक ना सही तो मंडूक आसन कर ले, वो भी नहीं हो रहा है तो मकर आसन कर ले। बस मकारी आसन से बचे, कुछ ना कुछ तो करे शरीर के लिए। स्वामी जी आईबीएस में दिमाग और आंतों का कनेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है कि विषय पेट और दिमाग के कनेक्शन की। तो स्वामी जी ये जो आईबीएस में जहां दिमाग और आंतों का कनेक्शन है, तनाव, एंजाइटी, अनिद्रा और ओवर थिंकिंग से आंतों का मोशन और सेंसिटिविटी बदल जाती है। तो जिन लोगों का पेट बहुत टेंशन में भी खराब होने लगता है, अक्सर हमने देखा था, वो तो स्कूल के टाइम में होता था कि जो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होते थे उनके पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ होने लगती थी। तो ये जो डर वाली, एंजाइटी वाला गुड़गुड़ है पेट का, वो कैसे ठीक हो सकता है? एकदम ठीक कहा आपने। जैसे ही अवश्य कुछ खास करके माँ बहन बेटियों में तो विशेष करके होता है, कहीं पार्टी में जाना है, कहीं बाहर निकलना है, सोचते ही उनको यूरिनेशन और ये टॉयलेट वाली चीज़ शुरू हो जाती है। तो इसके लिए ये गट हेल्थ का 2 तरह के ब्रेन बताए, एक तो गट ब्रेन और एक हमारा ये जो ऊपर है ही ब्रेन, तो ये दोनों का बड़ा गहरा संबंध है। इसके लिए हमारे यहाँ कहा जाता है शीर्षासन को आसनों का राजा भी है, और वैसे भी आज व्यक्ति के जीवन में राजयोग लाने वाला भी है। पहले सब राजे महाराजा भी सब शीर्षासन किया करते थे। मैंने सुना है मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी से लेकर के सोनिया गांधी तक सब करते रहे। अब राहुल जी करते हैं नहीं करते वो जाने, लेकिन
हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से लेकर के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री योगी आदित्यनाथ जी से लेकर के मोहन यादव जी तो हमारे साथ ही कर रहे थे शीर्षासन, आपने देखा। ये बड़ा अच्छा है। ये हमारे, अब देखो, अब इसमें मूल बंद उड्डयन बंद भी लग जाता है, इसमें कपालभाति भी हो जाता है। ये तो एक तो शीर्षासन न हो पाए तो मैंने दूसरा उपाय बताया था, ये सर्वांगासन और हलासन। ये गट हेल्थ के लिए, ये दो शब्द बड़े प्रयोग होते हैं पाचन तंत्र के लिए, गट हेल्थ और पेल्विक हेल्थ। उसके लिए कम से कम सर्वांगासन या हलासन, ये बड़ा अच्छा बात है। और एक ये पवन मुक्तासन, दूसरा राउंड कर दिया हमने, थोड़ा लंबा करें 2-3 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट एक बार करके तो देखें उत्तान पादासन। आज से ही पाचन तंत्र एकदम टनाटन हो जाएगा, एकदम रेडी। देखो तो ये पेल्विक हेल्थ, गट हेल्थ, इससे एकदम अच्छी हो जाती है। तो समय तो लगाना पड़ेगा, 2-3-5 मिनट करके देखो लगातार, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन और पादामुष्ट नासास्पर्शासन, शीत बंधासन आदि को। और जब पूरा करेंगे ना बटरफ्लाई, तब इसका पूरा फायदा मिलेगा। ये है बात। तो मस्तिष्क के लिए जरूरी है फिर आसन के साथ प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। स्वामी जी दो तीन चीजें और, अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट, बादाम अखरोट का घोटा भी सुबह सुबह पी ले। वो पानी में पी सकते हैं कोलाइटिस वाली, और बाकी दूध में पी सकते हैं। जी मेरी बहन। स्वामी जी गर्मी में कई लोगों को डायरिया, पेचिश, फूड पॉइजनिंग या पेट में इन्फेक्शन के बाद लंबे टाइम तक पाचन की दिक्कत रहती है। रिफर्जिफी पोस्ट इन्फेक्शियस IBS से भी जोड़ती है। ऐसे में आंतों की रिकवरी के लिए क्या खाना चाहिए, क्या बिल्कुल नहीं खाना चाहिए? बेल, छाछ, सौंफ और जीरा जैसे देसी उपाय तो आप हमेशा बताते ही हैं। किसके साथ किसका उपाय ठीक बैठता है? अब जैसे मान लीजिए जिनको बार बार मोशंस होते हैं, उन्हें इनमें से कौन सा उपाय करना चाहिए, या जिन्हें बार बार कॉन्स्टिपेशन की शिकायत आती है उन्हें क्या करना चाहिए? तो देखो, कोलाइटिस के लिए तो हमने बताया दही छाछ में ईसबगोल, ये उनके लिए परम औषधि है। और उनके पाचन को अच्छा करने के लिए ये लीवोग्रिट और अनार का प्रयोग बताया, और बेल का प्रयोग बताया। बेल मैंने बताया था ऊपर से यदि काला पड़ जाएगा तो अंदर से खराब होगा, उस बेल को मत खाना, ऐसे साफ बेल का ही प्रयोग करना। तो बेल का प्रयोग ये कोलाइटिस के लिए। कॉन्स्टिपेशन जिनको है उनको त्रिफला चूर्ण, शुद्धि चूर्ण, अभयारिष्ट और तेज गर्म दूध में, देखो ये दोनों में काम आता है। तेज गर्म दूध में ईसबगोल और उसमें 1 चम्मच आप बादाम रोगन भी डाल सकते हैं, या बहुत ही ज़्यादा कब्ज है तो एरेंड तेल भी डाल सकते हैं, कस्टर्ड ऑयल बोलते हैं। और 1 चम्मच ये गुलकंद थोड़ा सा ले लें। कॉन्स्टिपेशन के लिए अप्रतिम है। वैसे कब्ज के लिए यह है कि जो खाएं चबा चबा करके खाएं। और ये जो टमाटर है, खीरा है, काकड़ी है, जितने भी सलाद हैं, ये सलाद भी चबा चबा करके, जितना शाक सब्जियां ज़्यादा खाएंगे, जितना फल ज़्यादा खाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्स्टिपेशन दूर होगा। चबा चबा करके खाएं। खाने के बाद ऐसे वज्रासन में बैठे, मंडूकासन, योग मुद्रासन तो खाने के बाद ही करें। ये पॉइंट भी दब है कब्ज के लिए, ये जरूरी है। फिर गैस बनता है तो खाने के बाद छाछ में, दोपहर को छाछ, रात को खाने के 1 घंटे बाद दूध में ये सब गोल बता दिया, तेज गर्म दूध में। तो अब ये ऐसे ये पॉइंट दबाना, ये जो पॉइंट है पिंडलिया, काफ मसाज तो हम नेचुरोपैथी में बहुत ज़्यादा करते हैं। फिर जिनको कब्ज है उनको सर्वकल्प कायाकल्प का हम वो कराते, बस्ती उसको कहते हैं एनिमा। और जिनको कोलाइटिस है उनको छाछ की बस्ती कराते हैं। और तक्रकल्प सुबह शाम कुछ भी नहीं देते, सुबह से शाम तक 1 से 2 लीटर
और भी जो ज़्यादा पी सके तो 3 लीटर तक केवल छाछ पिलाते हैं। इसको तक्रकल्प कहते हैं। तो तक्रकल्प जो है ये कोलाइटिस के लिए, और सुबह से शाम तक दूध ही पिलाते हैं ये कब्ज के लिए। उससे पूरी आंतों की तराई हो जाती है, रातें एकदम फर्स्ट क्लास हो जाती है। जिनको कब्ज है उनको ये भी रात को भिगो के सुबह, या सुबह भिगो के रात को, खाने के बाद रात को पिला देते और सुबह उठते ही पी लेते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त होता है इसको पीना भी। अमलतास। तो ये भी बड़ा अच्छा है कब्ज के लिए। तो अमलतास इसको बोलते हैं, अमलतास। अच्छा, कभी खाने की इच्छा हो ना जी स्वामी जी। मीठा, तो हमारे पास में देखो ये बेल की कैंडी है। तो ये बेल की कैंडी, अब मिठाई सब बंद हो जाती, तो ये सच में उनके लिए उसका काम करती है मिठाई का। तो बेल की कैंडी ये अच्छा विकल्प है। कोलाइटिस वालों को, और कब्ज वालों को आंवले की कैंडी, दोनों हमने यहाँ रखी हुई है। ना तो हमें कब्ज है ना कोलाइटिस, इसलिए हम तो दोनों ही खा लेते हैं। जी स्वामी जी। ये इतनी अच्छी मिठाई है। स्वामी जी, आंवले की कैंडी तो हम भी अच्छी भरपूर, चीजों का सेवन करना चाहिए। हम तो भरपूर तरीके से इसका सेवन कर रहे हैं। कई बार इतना ज़्यादा होता है कि स्वामी जी मैंने बताया था आपको, ख़त्म ही हो जाता है एक ही दिन में ख़त्म। लेकिन उस पर थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर उसके भी स्वामी जी भुगतने आपके पड़ेंगे जैसे नतीजे। लोगों के लिए यही है कि थोड़ा थोड़ा लाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ। थोड़ा खाओ। वैसे स्वामी जी एक और विषय ले लेते हैं, क्योंकि कोलाइटिस की बात ही हो रही है। तो कोलाइटिस में स्वामी जी आंतों में सूजन, दर्द, बार बार मोशन, एक कमजोरी और कई बार ब्लीडिंग जैसी परेशानी होती है। अब स्वामी जी, गर्मी में गलत खान-पान और डिहाइड्रेशन इसे और बढ़ा सकता है। तो कोलाइटिस के मरीजों के लिए स्वामी जी कोई योगासन है जो सुरक्षित हो, और कौन से आसन उनको नहीं करने चाहिए? आयुर्वेद में स्वामी जी आंतों की सूजन कम करने के लिए भी कुछ उपाय तो जरूर होंगे जो आप हमें बताएं। हाँ, कहीं पर भी सूजन आ जाए, आंतों की सूजन के लिए, और पूरे शरीर में कहीं पर भी सूजन है, सबसे बेस्ट है पुनर्नवा। पुनर्नवा और खाली पेट पुनर्नवादि मंडूर 1-1 गोली या 2-2 गोली, और खाने के बाद आरोग्य वर्धनी बटी। ये आयुर्वेद की ट्रेडिशनल शास्त्रीय औषधियाँ हैं, युगों युगों से आजमाई हुई। तो ये पुनर्नवादि मंडूर या पुनर्ग्रिट हमने नई औषधि बना दी, पुनर्नवा का एक्सट्रैक्टिव बना दिया। खाली पेट पुनर्ग्रिट या पुनर्नवादि मंडूर, और खाने के बाद आरोग्य वर्धनी बटी। ये हमारे हजारों सालों से ऋषियों ने आयुर्वेद की विरासत में हमें बहुत बड़ी औषधि बताई है, आरोग्य वर्धनी बटी। इसमें मुख्य रूप से वैसे कुटकी होती है और दूसरी भी औषधियाँ होती है। ये पेट के लिए अप्रतिम है। तो आंतों की सूजन पूरी खत्म। मिट्टी पट्टी भी पेट के ऊपर रखते, उससे भी आंतों की सूजन खत्म हो जाती है। ऐसे ही ये जो, जैसे कोई भी एक बड़ा सा नेपकिन या तौलिया या पेट पर लगा दिया, ऐसे गीला तौलिया लगा करके ऊपर से, अब गर्मियां हैं तो थोड़ा सा कॉटन का कोई पतला सा कपड़ा लिया और उससे उसको बांध दिया। आधा घंटे में ये कपड़ा पूरा सूख जाएगा, पेट में इतनी गर्मी रहती है ऑलरेडी। इससे आंतों की सूजन खत्म हो जाती है। तो ठंडे पानी की पट्टी और ठंडा गर्म पानी से सेक, कोल्ड एंड हॉट प्रेस बोलते हैं, वो भी आंतों के लिए अप्रतिम है। पूरी आंतों की सूजन खत्म। बस खाने पीने में शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखें। मैं देखता हूँ कई बार घरों में भी लोग जो है अपने खास करके रसोई में गंदगी रखते, साफ सफाई कम रखते हैं। बाकी जो रेस्टोरेंट हैं और बाहर के जो होटलों के खाने हैं साहब, उनसे तो भगवान ही बचाए। इसलिए जिनको भी कोलाइटिस जैसी बीमारियां हैं, वैसे तो किसी को भी नहीं खाना चाहिए ये जो बाहर का खाना है, और ख़ास करके जिसमें शुद्धता के प्रति कोई ध्यान नहीं दिया जाता, ऐसी चीज़ों से तो बचना ही चाहिए। स्वामी जी, एक बार पाइल्स की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी पेट से जुड़ी हुई बड़ी भारी परेशानी है। कम पानी पीना और फिर मसालेदार खाना खा लेना, देर तक बैठने की आदत होना और शरीर में फाइबर की कमी इसकी बड़ी वजह होती है। बहुत से लोग शर्म के मारे तो इलाज भी नहीं कराते, अपनी परेशानी किसी को बताते भी नहीं। तो पाइल्स की तकलीफ को कम करने के लिए
योगाभ्यास के साथ साथ घरेलू नुस्खा। ये और स्वामी जी, ये जो तो खीरा बताया था, ककड़ी विस्तार जैसी से बता चीजें हैं देता ये हूँ कैसे 1 हेल्प मिनट के करती अंदर। है? जी जी। एक तो ये दोनों हाथों में अंगूठे के नीचे, ये देखो, ये दोनों हाथों में ये पॉइंट दबा लो, दोनों पैर के टखनों के नीचे ये पॉइंट दबा लो, 100% रिलीफ हो जाता है इसी से। उठते ही आप ठंडे दूध में नींबू निचोड़ के तुरंत पी जाना, नहीं तो दूध फट जाता है। नींबू निचोड़ के ठंडे दूध में, और गाय का दूध होना चाहिए बस, तुरंत धोया हुआ हो अथवा फ्रिज आदि का रखा हुआ हो, चाहे गर्म की दूध निकाल करके गर्म कर लिया तो थाली में डाल के ठंडा कर लो, उसमें एक नींबू निचोड़ करके तुरंत पी जाओ। फिर जो है खाली पेट अर्शोग्रिट अप्रतिम है, खाने के बाद तो अभयारिष्ट देते ही हैं। अर्शोग्रिट से पूरी बवासीर खत्म, और खाली पेट व्हीट ग्रास एलोवेरा का पीना और एलोवेरा जेल पायल्स के ऊपर लगा ले, पायल्स, फिसर, फिस्टूरा तीनों खत्म। कपालभाति प्राणायाम करना, सर्वकल्प कायाकल्प का काढ़ा पीना, पायस मैंने कहा फिशर जिसमें पूरे मस्से फट जाते हैं, चीरा सा पड़ जाता है उसमें, और फिस्टूरा बोलते हैं, फिर एक ऐसी पाइप सा तैयार हो जाता है एनस के पास, असह्य वेदना होती है, उसको फिस्टूला बोलते हैं, भगंदर बोलते हैं। तो पायस, फिशर, फिस्टूला का ये परमानेंट रामबाण अब इलाज बता दिया। बस गर्म चीज़ें, मिर्च मसाले का सेवन नहीं करना, इतना सा परहेज करना है। और आसनों में मंडूकासन, पवन मुक्तासन, योग मुद्रासन, बस इतने से आसन कर लें, इतना कर लेंगे, शाक सब्जियां, फल आदि अंकुरित अपनी डाइट में सम्मिलित कर लेंगे तो बवासीर पीड़ा नहीं देगी। नहीं तो बहुत असह्य वेदना रहती है, हमेशा ध्यान जो है वो बवासीर के दर्द में ही लगा रहता, आदमी को सोच ही नहीं कर पाता, कुछ कर नहीं पाता। देखने में ये छोटी सी बीमारी है लेकिन असह्य वेदना देने वाली है। तो स्वामी जी, यद्यपि प्राणायाम BP, के शुगर, जरिए थायराइड, आईबीएस अस्थमा, की परेशानी आर्थराइटिस, को कैसे खत्म किया जा बीमारी सकता तो है? सारी खतरनाक होती है। एक सत्र स्वामी जी प्राणायाम का करवा दें। हाँ तो देखो, प्राणायाम इसमें अप्रतिम लाभ करता है। लंबे सांस लेने से इम्यूनिटी बढ़ेगी, इम्यूनिटी अच्छी होगी तो आपको सामान्य रूप से कहीं ना कहीं सामना तो करना ही पड़ता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि का। तो भस्त्रिका करने से आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, और जरा सा थोड़ा बहुत भी खाने में अशुद्धि होगी तो आपको उल्टी, दस्त, डायरिया आदि नहीं होगा। कपालभाति करने से सीधे आंतें अच्छी होगी। बाह्य प्राणायाम करने से आंतों की सूजन खत्म होगी। और अनुलोम विलोम करने से तो 72,72,10,201 नाड़ियाँ, अष्टचक्र, नवद्वार, 37 ट्रिलियन सेल्स पूरे एनर्जाइज हो जाते हैं, और पूरा शरीर और शरीर का पूरा ताना बाना सही डायरेक्शन में हमारी जीवनीय ऊर्जा काम करने लगती है। इसलिए अनुलोम विलोम तो सभी को कर लेना चाहिए, और भ्रामरी उद्गीत से फिर स्ट्रेस फ्री हो जाती है, और स्ट्रेस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीज। ये है सबका। तो जीवन में स्ट्रेस हो रही हो, अधिक न कर पाए, अशांति हो, जीवन में पेट खराब हो, लिवर प्राणायाम खराब हो, और आंत सूक्ष्म खराब व्यायाम हो, कम से दिल कम ये खराब दो हो, अभ्यास मन होते हैं। खराब हो, बुद्धि खराब हो रही हो, जो भी खराबियां हैं, हर खराबी को ठीक करने के लिए दिमाग सुबह 8 खराब। बजे आपको जुड़ना पड़ेगा, स्वामी जी से सीखना पड़ेगा और फिर उसे अमल में लाना पड़ेगा। कल फिर मिलेंगे 7:56 जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी।